नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग जब अचानक किसी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं या बैठा दिए जाते हैं तो या तो वो बहक जाते हैं या फिर अहंकारी हो जाते हैं। अब ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज का मामला कुछ ऐसा ही है, बड़ा चौंकाने वाला है। और चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम चुनाव आयोग ने इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से लिखित कहा कि हमारे मामले में हस्तक्षेप ना करें, हमारे मामले में दखल ना दें। यानी जो वोटर लिस्ट का मामला है वो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कब करना है, क्या करना है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बताया जा रहा है लिखित तौर पर दखल ना दें। अब दोस्तों, मामला वाकई संगीन लगता है क्योंकि देश की एक संस्था चुनाव आयोग सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रही है। और अगर यही हाल रहा तो कल पुलिस जो है वो अदालत में खड़ी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से कहेगी कि एफआईआर दर्ज कराना हमारा काम है, जांच करना हमारा काम है, आप दखल ना दें। और यह भी हो सकता है कि एक दिन ईडी सुप्रीम कोर्ट से कहे कि छापा मारना हमारा अधिकार क्षेत्र है, हमारे अधिकार क्षेत्र में दखल ना दें, हस्तक्षेप ना करें। अब दोस्तों, बहुत से लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब सुप्रीम कोर्ट को ही चैलेंज कर दिया जाएगा और एक देश की संस्था ही इस तरह से, इस अंदाज में चैलेंज कर देगी। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको भी यकीन नहीं है तो एक बार फिर से देश के जो सबसे क्रेडिबल अखबार हैं आज की तारीख में, द हिंदू, चेन्नई से छपता है, दिल्ली से भी छपता है, द हिंदू की हेडलाइन में पढ़ देता हूं अंग्रेजी में। इलेक्शन कमीशन एंड नो अदर अथॉरिटी डिसाइड्स व्हेन टू कंडक्ट एसआईआर। यानी इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा कि एसआईआर उसे कब करना है, कंडक्ट करना है। कोई दूसरी अथॉरिटी डिसाइड नहीं करेगी, कोई दूसरी संस्था सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा क्या करना है। और बड़ी बात यह है कि आयोग ने ये सारी बातें लिखित तौर पर एक पिटीशन के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल की है, लिखित तौर पे। अब दोस्तों, अभी तक इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत या अदालत के किसी जज की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हो सकता है आगे जब अदालत में मामला पहुंचे, रखा जाए, फाइल रखी जाए तो जज कोई प्रतिक्रिया दे। और यह भी हो सकता है कि जज साहब चुप रहें, भाई दौर ऐसा है। मैं सुप्रीम कोर्ट कि किसी जज पर या सुप्रीम कोर्ट क्या प्रतिक्रिया देगा उस पर तो कुछ बोल नहीं सकता, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा या चुप होगा। लेकिन मैं जो सवाल उठाना चाहता हूं वो ये है कि आयोग के जो नए कमिश्नर साहब हैं, इन्होंने इस तरह की बात क्यों की सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने इस तरह के सवाल क्यों लगा दिए? सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को ही उन्होंने चैलेंज क्यों कर दिया? इसके पीछे कारण क्या है? और सवाल यह भी है कि क्या कमिश्नर साहब ऐसी बातें खुद कह रहे हैं या कमिश्नर साहब के पीछे कोई बड़ी ताकत है और खेल कहीं और से हो रहा है। अब दोस्तों, एक तरफ आयोग है, ताकतवर आयोग जिसके पीछे ताकत ही ताकत है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी देश की अदालत। यानी इंसाफ के लिए जब आखिरी बार किसी तरफ सर उठाकर देखते हैं, आखिरी बार, आखिरी चौखट तो सुप्रीम कोर्ट ही है, न्याय की आखिरी चौखट। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया गया है, दिल तो घबराता है हालात देखकर। अब ये मामला वाकई मुश्किल है और इसीलिए आज मैंने जाने माने संपादक, बेहद तजुर्बे वाले, जिन्होंने इमरजेंसी भी देखी 1975 में, वो दौर भी देखा और 2025 का दौर भी देख रहे हैं, मैंने आज उनको न्योता दिया है, श्रवण कुमार गर्ग को। उनकी बातें गौर से सुनिएगा क्योंकि ये जो मसला है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सुप्रीम कोर्ट पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को आज चैलेंज किया जा रहा है भीतर से, सिस्टम के भीतर से, तो कल कुछ भी हो सकता है। गौर से सुनिएगा, एक एक लाइन गौर से सुनिएगा, तस्वीर साफ होगी। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इस देश की सबसे बड़ी अदालत को कहा कि साहब आप हस्तक्षेप ना करें, ये तो हमारा अधिकार क्षेत्र है, हमें तो पावर मिली है, इस पर जो है हम ही डिसाइड करेंगे, इस पर कोई बोले ना। मतलब ये तो एक ऐसी स्थिति हो गई कि साहब पुलिस कह दे कि साहब एफआईआर हम दर्ज करेंगे, ये तो हमारा काम है, आप कौन होते हैं इसमें बोलने वाले। तो ये जो आज जिस तरह का जवाब दिया गया है, और वो भी लिखित जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन से, इसको आप कैसे देखते हैं?
इसका मतलब क्या है? बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरह मानता हूँ ओके। कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को धता बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को नकार रहे हैं, और इसमें पूरे के पूरे आदेश जो हैं केंद्र सरकार से लिए जा रहे हैं। वो जैसे इस मामले में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 का हवाला दिया है और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टरल रोल्स 1960 का हवाला दिया है, और उसके हिसाब से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को एब्सोल्यूट पावर है कि वो एसआईआर की टाइमिंग और उसकी एक्सक्लूसिविटी के बारे में अपने विवेक से निर्णय ले। तो ये तो इसका मतलब ये है कि अब देश में किसी की भी जरूरत नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की भी जरूरत नहीं है और विपक्षी पार्टियों की भी जरूरत नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की तो देखिए दीपक जी इतनी हिम्मत हो नहीं सकती। ओके, तो फिर क्या लगता है आपको? जब तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सहमति नहीं हो, स्वीकृति नहीं हो, तब तक ये हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि हम एक बहुत बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं, और वो संकट हमको लग रहा है कि हमारे ऊपर आ गया है। मतलब अब अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अब देश के संविधान को बचा लेगा या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को बचाएगा। अब तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है। जी, ये लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी जी। क्या इसका मतलब गर्ग साहब हम ये निकाले कि कल को ईडी मान लीजिए किसी के यहाँ छापा मारती है, राहुल गांधी के यहाँ छापा मारती है, तेजस्वी की छापा मारती है, और सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि भाई क्यों आपने छापा मारा, क्या आधार है? तो ईडी कहे साहब हमें तो कानून की ताकत है, छापा मारना हमारा काम है, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हमने छापा क्यों मारा? तो क्या इसका मतलब ये है कि अब एक तरह से आने वाले समय में कोई भी एजेंसी, भले ही संवैधानिक एजेंसी हो, वो सुप्रीम कोर्ट से उल्टे सवाल कर सकती है? हाँ हाँ करेंगे। अगर ये राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लें कल से और जी, सुप्रीम कोर्ट को खबर भी नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट की माने नहीं कुछ भी, और मतलब किसी भी तरह के आदेश को स्वीकार करने से मना कर दें, तो आप क्या कर लेंगे? ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो अलग दिशा में जा रहा है। ये जो घटना है कि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि आप एसआईआर के मामले में दखलंदाजी मत कीजिए। मतलब वो बंगाल में क्या करने वाले हैं और असम में क्या करने वाले हैं, तमिलनाडु में और केरल में, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां क्या करने वाले हैं, ये पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन अब देश को चला रहा है, आप ये मान के चलिए। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये पूरा का पूरा समाप्त करने की एक जो प्रक्रिया है वो दिख रही है कि लोकतंत्र को पूरी तरह से, मतलब ये जो खबर है कि नो इंटरफेरेंस इन इट्स एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है कब और कहां और कैसे करना, उसका अधिकार वो कह रहा है इलेक्शन कमीशन की हमारे पास है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या बचेगा कि वो ये बताए कि वो संविधान की रक्षा कर रहा है या नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है। अगर नागरिकों को वो मताधिकार से वंचित किया जाता है तो ये संविधान का उल्लंघन है, पर वो कह रहा है इलेक्शन कमीशन की हम तय करेंगे कि क्या किसको वोट देने का अधिकार है या नहीं। हम नहीं मानते, हम तो वही 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अलावा नहीं मानेंगे कोई भी। तो आप क्या करेंगे? एक चीज, क्या आपको लगता है, ऐसा लगता है क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और बरसों से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, 40-50 साल से सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं, इलेक्शन देख रहे हैं, सरकारों को देख रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि साहब आप जो है वो आधार कार्ड को माने, और इलेक्शन कमीशन कह रहा था साहब आधार कार्ड को हम नहीं मानेंगे, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को बकायदा आदेश देने पड़े कि भाई मानिए आधार कार्ड को? क्या इसको लेकर, हाँ, इसको लेकर आपको लगता है कि थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन चिढ़ गया, या इलेक्शन कमीशन को अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि नहीं साहब ये कहीं ना कहीं ज्यादा हम पर जो है
सख्ती की जाए। मतलब क्या इसकी प्रतिक्रिया में तो नहीं हुआ ये, जिस तरह का आज हम ये एफिडेविट देख रहे हैं, जवाब देख रहे हैं नहीं, इलेक्शन कमीशन का? उसकी प्रतिक्रिया में नहीं हुआ। वो इसलिए कि आधार को मान ही नहीं रहा है ना वो। अगर मान रहे होते तो हम ये मानते कि उसकी प्रतिक्रिया में जो जयराम रमेश का आज का आरोप है वो तो ये कि आधार को भी नहीं मान रहे हैं और उनके जो ब्लॉक लेवल एजेंट्स हैं उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। और जो मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन ऑफिसर्स को तो वो ये है कि आधार को स्वीकार नहीं करना है। तो जो जयराम रमेश कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बात को मानना नहीं है। तो आप सोचिए कि एक बड़ा संवैधानिक संकट देश में उत्पन्न हो रहा है और उसमें इलेक्शन कमीशन की हिम्मत का सवाल नहीं। सारी ईडी भी कल से राहुल गांधी को किसी नेशनल हेराल्ड मामले में गिरफ्तार कर ले तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये पूरा का पूरा मामला है। और ये जो बिल लाए हैं ये कि 30 दिन तक अगर कोई जेल में रहता है तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। अगर वो किसी अध्यादेश के जरिए या किसी और तरीके से ये लागू कर देते हैं कि भाई वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तो जब भी देगी रिपोर्ट देगी नहीं देगी, अगले सेशन के पहले दिन पेश करेगी, पर इस बीच में अगर कुछ करना है हमको तो वो कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। गर्ग साहब, आप एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगते हुए देखी, इमरजेंसी का हाल भी देखा और आज का हाल भी देखा, यानी 1975 भी आपने देखा और 2025 भी आप देख रहे हैं और लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप। क्या इमरजेंसी में भी ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट दबता था, जज दब जाते थे, जज घबराते थे और इस तरह से एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट की ही चूड़ी कस देती थी? ऐसा था क्या उस वक्त? नहीं, इमरजेंसी में भी हमारे यहाँ कई बहुत बड़े बड़े जजेस हुए हैं, उन्होंने इंदिरा जी की नाराजगी मोल लेते हुए फैसले दिए हैं। ये टाइम तो बहुत अलग है दीपक जी, ये इमरजेंसी से भी ज़्यादा खराब टाइम है। क्योंकि इमरजेंसी में तो एक आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कोर्ट के सामने कि ये इंटरनल सिचुएशन ऐसी है, इसके कारण हम इतने समय के लिए कर रहे हैं। और फिर उसको 6 महीने के बाद बढ़ा दिया उन्होंने, फिर बढ़ा दिया। पर इस मामले में तो आप इमरजेंसी घोषित नहीं की है और आप इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष को खत्म करने के लिए, विरोध की आवाज को खत्म करने के लिए। तो आप क्या करेंगे? ये जो बच्चे जो जेलों में बंद हैं, एक्टिविस्ट जो हैं बिना चार्जशीट के, और जिनकी बेल रिफ्यूज कर दी हाई कोर्ट ने, अब वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी वो बोल देंगे कि आपका अधिकार नहीं है इस मामले में हस्तक्षेप करने। क्या करेंगे? एक अंतिम सवाल जी, एक अंतिम सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको क्या लगता है कि अगर यही आलम रहा तो सुप्रीम कोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है, सुप्रीम कोर्ट पर हम सबको भरोसा, भाई देश की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़े जज वहां बैठते हैं, चीफ जस्टिस बैठते हैं, चीफ जस्टिस को हमेशा सम्मान दिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई अधिकारी हो। क्या सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू आपको धीरे धीरे कम होती हुई दिख रही है? और अगर आपको वैल्यू कम होती हुई दिख रही है तो क्या ये देश के लिए किस तरह के संकेत है? नहीं, मुझे आपने एक तो अगर शब्द का इस्तेमाल किया, अगर शब्द की जरूरत नहीं, ऐसा हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की जरूरत को ही खत्म किया जा रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र के हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के हैं उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब ये कि पार्लियामेंट अगर कुछ करता है उसको भी आप रिव्यू नहीं कर पाएंगे। ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति है ना, जो केशवानंद भारती के केस से जो सेटल हुआ था कि एब्सोल्यूट पावर नहीं है पार्लियामेंट को चीज़ों को करने का, तो ये तो पूरी की पूरी चीज़ें खत्म हो रही। इसका मतलब ये है दीपक जी कि सरकार गहरे संकट में है और जनता का मैंडेट वो खो चुकी है, जनता की स्वीकृति खो चुकी है। अब वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के जरिए सत्ता में बनी रहना चाहती है और इलेक्शन कमीशन ही उनकी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है, जो पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करके सत्तारूढ़ दल को लाभ दिलवा सकता है और जो
राहुल गांधी का जो आरोप है वोट चोरी का, वो यही है एक्चुअल में कि आप फेयर प्ले के उसमें यकीन नहीं करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की क्या रिएक्शन होती है, जुडिशरी की क्या रिएक्शन होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, अभी हमको पता नहीं। अभी तो ईसी ने सबमिट किया है अपना जो एफिडेविट, जवाब, पर सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार कर लेता है तो हमको बात करना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर स्वीकार नहीं करता है, और जैसा कि वो आधार के मामले में नहीं कर रही है इलेक्शन कमीशन, तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज कही, उसका भी अपमान है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अब ये एक पूरा का पूरा मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा होगा, क्योंकि अभी एक सुपर सेशन हुआ, 52-53वें नंबर के आदमी को कॉलेजियम ने 4-1 के मुकाबले सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया लाके बिहार से। कोई नहीं कर पाए, 52 के 52 लोग चुप हैं, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, किसी ने इस्तीफा तक नहीं दिया। गर्ग साहब कह रहे हैं, बड़े सीनियर संपादक हैं इस देश के आज की तारीख में, गर्ग साहब कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो एक लिखित जवाब इलेक्शन कमीशन का गया है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को ही चैलेंज कर दिया। गर्ग साहब का कहना है कि साहब अब ये देखना होगा, हमको देखना होगा कि इस पे चीफ जस्टिस जो गवई साहब हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होती, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या वो टोका टाकी करते हैं या चुप हो जाते हैं। अगर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं तो फिर ये अच्छे संकेत नहीं है, ये गर्ग साहब का कहना है। और गर्ग साहब चलते चलते एक चीज बोल दी, क्या आपको लगता है कि गवई साहब इस पर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे? अभी तक तो उनका कोई जवाब नहीं है, क्या आपको लगता है, आपका दिल क्या कह रहा है? नहीं, मैं ये जो पूरा मामला है किसकी बेंच के सामने था मुझे पता नहीं है, मैंने वो नहीं देखा कि वो जो बेंच है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने, नहीं मैं कह रहा हूँ कोई भी बेंच हो, क्या सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट करेगा, आपको ऐसा लगता है? वो करना चाहिए, मुझे लगता नहीं है कि करेगा, क्योंकि अगर ये आशंका होती है कि सुप्रीम कोर्ट उसको टर्न डाउन कर सकता है, तो मेरे ख्याल से सरकार, इलेक्शन कमीशन की हिम्मत भी नहीं होती कि वो उस चीज को रखे। जी तो चलिए, थोड़ा डर तो है कि इलेक्शन देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा कॉन्फ्रंटेशन का कारण है ये जो बन गया है। ये ऐसी चीज का होना अपने आप में आश्चर्यजनक है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी मामला है ये। मतलब इट इज अ डिफेमेशन ऑफ द जुडिशरी कि भाई हम आपको नहीं, आपके अधिकार को नहीं मानते, आधार को नहीं मान रहे हैं, ये क्या मानेंगे? अगर जयराम कमलेश कह रहे हैं कि आधार को नहीं माना जा रहा है वहाँ बिहार में, तो इसका क्या मतलब है? ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का ही मामला है। जी तो बड़ी बात गर्ग साहब ने की, उन्होंने कहा कि भाई इनको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं टोकना चाहिए। अब ना टोकें तो अलग बात है, लेकिन फिर भी ये एक तरह का कन्फ्रंटेशन है सुप्रीम कोर्ट में और एक दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, और इस तरह का अगर टकराव है, इस तरह की अगर टकराव की स्थिति है, तो कम से कम देश के लिए ये संकेत तो बहुत अच्छे नहीं है। गर्ग साहब की मंगल कामना है, इनकी शुभ इच्छा है कि भाई कहीं से सुप्रीम कोर्ट जवाब दे, लेकिन दिल इनका कह रहा है कि शायद हो सकता है आज का दौर देखते हो सकता है सुप्रीम कोर्ट चुप भी रह जाए। बहरहाल क्या होगा ये तो आगे पता लगेगा। गर्ग साहब आप इस प्रोग्राम में आए, हमारे साथ जुड़े, बड़ी खुलकर बातें आपने की हैं और मुझे लगता है कि आपकी हिम्मत को सल्यूट करना चाहिए। आपके तजुर्बे का सब सम्मान करते हैं और जिस तरह से आप खुलकर बोलते हैं, मुझे लगता है कि आज के दौर में बहुत कम संपादक इस देश में रह गए जो इतनी हिम्मत करके सच बोले। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।